प्रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट मिड कैप फंड फॉर 2025। एज ऑलवेज सिर्फ मैं नाम नहीं बताने जा रहा हूं बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो जितने भी मिड कैप के फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है उन सारे मिड कैप फंड्स का डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करते वक्त या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड्स जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप के फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप के स्टॉक्स में कर रहे हैं। तो मिड कैप के स्टॉक्स स्मॉल कैप के स्टॉक्स के मुकाबले तो कम रिस्की होते हैं, लेकिन लार्ज कैप के स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसीलिए मिड कैप फंड्स को रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का हो, दैट इज़ अबाउट 10 ईयर या उससे ज़्यादा का हो, और साथ ही आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो। ज़्यादातर मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। तो इस इंडेक्स का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो वो है 41 के आसपास। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत लोगों का क्वेरी आता है कितना ज़्यादा वैल्यूएशन है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है मिड कैप का, तो क्या हमें यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइमिंग द मार्केट और दूसरा होता है टाइम इन द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट क्या हुआ कि जब मार्केट गिरा रहेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मार्केट ऊपर रहेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्केट को टाइम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है टाइम इन द मार्केट। मार्केट किसी भी कंडीशन में ऊपर है, नीचे है, डजेंट मैटर, मैं इन्वेस्टेड रहूँगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर। तो देखिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो उसके लिए टाइम इन द मार्केट ही बेस्ट है। इनफैक्ट सभी इन्वेस्टर्स के लिए टाइम इन द मार्केट ही बेस्ट है, लेकिन हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइमिंग द मार्केट बहुत डिफिकल्ट है। इवन जो सबसे बड़े सो कॉल्ड मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी कंसिस्टेंटली इसे कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोई भी मार्केट कंडीशन हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टेड रहें। सबसे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल डिसाइड कर लें, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लें, उसके बाद डिसाइड करें कि एसेट एलोकेशन कैसा होगा, लाइक इक्विटी में कैसा कितना इन्वेस्ट करेंगे, डेट में कितना इन्वेस्ट करेंगे, और इक्विटी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करेंगे, ये पहले से डिसाइड करना है और उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे बात तो सही है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, 3 तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक होता है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा होता है STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, और तीसरा होता है लम सम। तो देखिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर तो ज़्यादातर केसेस में तो आप SIP करते हैं। तो SIP का मतलब ही है कि मार्केट ऊपर है, नीचे है, किसी भी मार्केट कंडीशन में आप इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आप एवरेजिंग कर सकें, यहाँ आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, वो भी मिनिमम 6 मंथ्स का होता है, या तो 6 मंथ्स का करें या फिर 1 ईयर का करें। तो वहाँ भी मार्केट को आप टाइम कर नहीं रहे हैं। मार्केट ठीक है बहुत ऊपर है, लेकिन ऐसा थोड़ी हमेशा ऊपर रहेगा। 1-2 महीने में अब जो भी गिरना होगा मोस्टली 1-2-3 महीने में गिर जाएगा। तो एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं कि मार्केट कब गिरेगा, कब ऊपर जाएगा। इसीलिए अगर कोई SIP नहीं कर रहा है, बड़ा पैसा है, तो STP कर सकता है, 6 मंथ्स का STP। अगर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का STP कर दें। यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि वैल्यूएशन जब बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे लमसम अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। ठीक है, एक साथ कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आप करना भी चाहते हैं तो उस पैसे को 3 to 4 ट्रांचेज में ब्रेक डाउन कर दें ना। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख को 2.5 लाख के 4 ट्रांचेज में डिवाइड कर दो और कुछ कुछ दिनों पे उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वही होगा, SIP कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और STP अगर कर दे 6 मंथ्स 12 मंथ्स का, वो भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ लमसम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप उन सारे मिड कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ फंड्स रिमूव करने होंगे। इतने सारे फंड्स हैं तो कुछ ही फंड हमें चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे
जिनका एवं बहुत छोटा है, 500 करोड़ से भी कम है, और साथ ही वैसे फंड जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 3 इयर्स भी अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो देखिए मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया हुआ है, लाइक बंधन, कैनरा रोबिको, जेएम, एलआईसी या वाइट ओक। देखिए इन फंड्स को रिमूव कर रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये खराब फंड्स हैं, ठीक है। मैंने पैरामीटर्स आपको बताया किस आधार पे हम हटा रहे हैं, लेकिन हाँ जो भी परफॉर्मेंस अवेलेबल है अगर वहाँ पर देखिए, बंधन लाइक देखिए बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, कैनरा रूबी को बेंचमार्क से थोड़ा ही अंडर परफॉर्मेंस है, कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। जेएम का भी देखें तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, एलआईसी भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है, वाइट ओक भी बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो देखिए इस तरह के फंड्स में अगर ऑलरेडी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, तब तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, वहाँ तो इशू नहीं होना चाहिए। बट हाँ अगर बेस्ट फंड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होगा, तो उसके लिए हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए ये बच गए कुछ और फंड्स हमारे पास, तो इन फंड्स में अब कुछ फंड्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसका एक बेस्ट तरीका ये है कि ये लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, 1, 3, 5, 10 ईयर्स का। तो इसमें देखिए जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि भाई वो जो फंड है ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करे। तो एक्टिवली मैनेज फंड में हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ज़्यादातर होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा है तब तो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है जहाँ की ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क में आपको 2 रिटर्न्स दिख रहे होंगे ना, ये रिटर्न अलग है, ये वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो कैटेगरीज है वहाँ पे आपको 2 बेंचमार्क देखने को मिलेगा। एक एनएससी का बेंचमार्क होता है, एक बीएससी का बेंचमार्क होता है। ज़्यादातर एनएससी का बेंचमार्क ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बेंचमार्क है एनएससी मिड कैप 150। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर आपको रेट दिखेगा, मतलब कि करेंटली अगर आप परफॉर्मेंस देखें ज़्यादातर मिड कैप फंड्स का तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो इन सारे फंड्स में हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए उन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो बहुत सारे फंड्स हैं, इनका रिटर्न्स आप देख सकते हैं ना, ज़्यादातर रेड कलर है, तो मतलब कि पर्टिकुलर होराइजन में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप फंड वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो लाइक आदित्य बिरला देखिए ना, 3 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लास्ट 1 ईयर में तो परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन देखिए 3 ईयर में कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 5 ईयर में देखें, 10 ईयर, सभी जगह अंडर परफॉर्मेंस है। तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा फंड तो इसको हम बोल नहीं सकते हैं। एक्सिस मिड कैप देखिए यहाँ भी अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ इसके साथ प्लस पॉइंट एटलीस्ट ये है कि अब इसका परफॉर्मेंस वापस आने लगा है। लास्ट 1 ईयर में देखिए, पहले बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था ना एक्सिस के फंड्स में। मैंने आप लोग को बताया था कि जो ग्रोथ स्टाइल वाले फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा जरूरी है क्योंकि पोर्टफोलियो खराब है तब तो कोई भी स्टाइल आप कर ले हमेशा अंडर परफॉर्मेंस आएगा। तो अगर एटलीस्ट पोर्टफोलियो अगर ठीक ठाक है तो मैंने बोला था कि दिसंबर जैन तक परफॉर्मेंस आपको वापस आएगा। और यहाँ पे देखिए एक्सिस के ज़्यादातर फंड्स को अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस कुछ फंड्स का वापस आने लगा है, तो यहाँ भी परफॉर्मेंस वापस आया है। बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऑफकोर्स अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। बड़ौदा देखिए उसी तरह से 3 होराइजन्स में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ यहाँ पे एटलीस्ट एक ये बात है बड़ौदा में ना, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको, बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है देखिए हमेशा। तो ये फंड थोड़ा भी और अच्छा परफॉर्मेंस देगा ना तो मोस्टली सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। देख किसी फंड का आप रिव्यू करें तो ये चीज़ें देखें, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बेंचमार्क के बिल्कुल पास का रिटर्न है। अगर ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तब वो कंसर्न है, अगर बिल्कुल पास का रिटर्न है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए ना। 1 साल में भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आएगा तो सारे बेंचमार्क को बीट कर पाएगा वो फंड। डीएसपी देखिए, डीएसपी अगेन ऑल 4 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ मिड कैप का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले इंप्रूव तो हुआ है। पहले और ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस था, पहले का इसका परफॉर्मेंस देखिएगा ना, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ भी परफॉर्मेंस वापस आया है। एडिलवाइस का तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। फ्रैंकलिन का भी देखिए अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब 1 ईयर में तो बीट कर पा रहा है, 3 ईयर में भी ठीक परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के आसपास, लेकिन हाँ 5 ईयर और 10 ईयर दोनों जगह अंडर परफॉर्मेंस है। एचडीएफसी का तो परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। एचएसबीसी का अगर देखें तो 1 ईयर और 3 ईयर में तो परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन यहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस है। 5 ईयर में तो अच्छा अंडर परफॉर्मेंस है, 10 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड अगेन 1 ईयर में तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन बाकी होराइजन्स में अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है इस फंड का। इन्वेस्को का परफॉर्मेंस अच्छा है, सारे होराइजन्स में बीट कर पा रहा है। आईटीआई मिड कैप परफॉर्मेंस अच्छा है,
दोनों होराइजन में बीट कर पा रहा है। लेकिन इसे ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसे और महिंद्रा मनुलाइफ, इनके दोनों को अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, वो इसलिए क्योंकि दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा है ना, सारे होराइजन में बीट कर पा रहे हैं। लेकिन मिड कैप में मैं 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो भी परफॉर्मेंस फिलहाल अभी तक अवेलेबल है, दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। मेरे का देखिए अगेन अंडर परफॉर्मेंस है, यहाँ भी सारे होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका ही परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क के आसपास ही है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा है। 1 ईयर में एटलीस्ट मोतीलाल और निपॉन का तो परफॉर्मेंस ठीक है। पीजीआई में अगेन अंडर परफॉर्मेंस है, देखिए 1 ईयर में अभी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में भी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। क्वांट मिड कैप देखें तो क्वांट तो आपको पता है ना, लास्ट 3 to 6 मंथ्स परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुआ है कुछ फंड्स का क्वांट में, इसीलिए लास्ट 1 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन बाकी होराइजन में परफॉर्मेंस ठीक है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इनका भी अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म अगर आप कुछ समय पहले इनका परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा चल रहा था। बट हाँ, रिसेंट टाइम्स का बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, इसीलिए सारे होराइजन्स में ही ये फंड भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। और नीचे के सारे ये फंड्स इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा फंड को चेक करें, अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के मुकाबले, कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर 2-3 होराइजन में ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो वहाँ पे बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए। वहाँ पे चेक करें कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा ही चल रहा है, आने वाले समय में भी ऐसा ही चलेगा, तो वहाँ पर बिल्कुल कॉल लेना चाहिए कि फंड का क्या करना है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में भी तो परफॉर्मेंस चेक करना है। तो मैंने एनएवी डेट लिया है 31 मार्च 2020, कोविड के समय ना स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा था। देखिए मिड कैप का इंडाइसिस 35%, 31% के आसपास गिरा था। इसीलिए बोलता हूँ मिड कैप बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए डाउन साइड प्रोटेक्शन किसका अच्छा है, उस समय देखिए एक्सिस मिड कैप फंड सिर्फ 9% के आसपास गिरा था। इसका 3 ईयर 5 ईयर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस था एक्सिस का। लेकिन हाँ, इसके बाद से ही अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है इनका, और फिर से थोड़ा परफॉर्मेंस वापस आने लगा है। और देखिए HDFC मिड कैप देखिए बहुत ज़्यादा रिलेटिवली, मतलब बेंचमार्क से तो कम गिरा है, लेकिन हाँ रिलेटिवली दूसरे फंड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरा। ICICI प्रू मिड कैप बहुत ज़्यादा गिरा है, निपॉन में भी गिरावट है, क्वांट में गिरावट है, SBI मैग्नम में बहुत ज़्यादा गिरावट है। आदित्य बिरला को देखिए ना, बेंचमार्क के बिल्कुल आसपास में गिरा हुआ है, 33%, बहुत ज़्यादा गिरावट था यहाँ पे। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो देखिए 7 फंड्स तो हमने सेलेक्ट कर लिया, परफॉर्मेंस वाइज, पास्ट परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो यहाँ पे इनमें से अगर किसी को एक फंड सेलेक्ट करना हो तो कुछ और डिटेल्स हमें चेक करना होगा। तो इन डिटेल्स को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको खुद के लिए एक अच्छा मिड कैप फंड सेलेक्ट करने में काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मैंने पी रेशियो मेंशन किया है ना, ये है निफ्टी मिड कैप 150, इनका इंडेक्स है। पी रेशियो देखिए 41.6, बहुत ज़्यादा है वैल्यूएशंस। और यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखें सबसे आगे तो पी रेशियो मैंने लिया है, फिर टर्नओवर रेशियो लिया है, इक्विटी में कितना एक्सपोजर है, और नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इनके पोर्टफोलियो में, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए स्कीम वाइज अगर आप पी रेशियो देखें तो आपको ये देखना है कि ये जो पी रेशियो है इंडेक्स फंड का, इसके आसपास किसका है और इससे कम किसका है, इससे ज़्यादा किसका है। तो अगर इससे बहुत ज़्यादा है किसी का तो मतलब वहाँ पे और भी ज़्यादा वेरी हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगर इससे काफ़ी कम है तो मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा है। स्कीम वाइज अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो देखिए HDFC का कितना कम है, हमें पता है HDFC में वैल्यू ना स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिए बहुत कम पी रेशियो है। निपॉन का देखिए पी रेशियो का भी कम है, वैल्यू स्टॉक्स में ज़्यादा एक्सपोजर है। जबकि मोतीलाल ओसवाल का बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। टर्नओवर रेशियो देखिए, ये जो पुराने एमसीज हैं ना, बड़े वाले एमसी, देखिए इनका टर्नओवर रेशियो बहुत कम है। ये लोग बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीद लिया, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है डजेंट मैटर, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। इन्हें उम्मीद है कि अच्छे क्वालिटी का अगर स्टॉक है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। तो ये है इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल। जबकि जो रिलेटिवली नए वाले हैं, छोटे ईएम वाले, उनका देखिए कितना ज़्यादा है। एडिलवाइस का तो फिर भी 50% है, लेकिन उसके नीचे देखिए ना, इन्वेस्को 87%, मोतीलाल 95%, क्वांट 105%। टर्नओवर रेशियो मीन्स ये जो स्टॉक्स का बाय एंड सेल 1 ईयर में कितना ज़्यादा करते हैं। तो ये स्टॉक्स का अगर टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है मतलब कि स्टॉक्स का बाय सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे
दो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है ना, एक होता है कि भाई इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, दूसरा होता है कि जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते रहेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स चर्निंग बहुत ज़्यादा है, चर्निंग ज़्यादा करने से उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई फंड चर्निंग करके बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तब तो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो देखिए ये जो डिटेल्स मैं दिखा रहा हूँ ना, इसे अच्छा खराब नहीं माने, इससे सिर्फ आपको पता चलता है कि फंड मैनेजर या फिर उस फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट स्टाइल या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी अगर फंड मैनेजर यूज़ कर रहा है, अगर उससे वो अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन हाँ उससे अगर आप रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तब तो अच्छा नहीं। इस तरह से देखिए, इक्विटी मीन्स जो भी टोटल एयूएम है उसका कितना परसेंट इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एचडीएफसी ने रिलेटिवली कम कैश कॉल यहाँ पे लिया है इन्होंने, क्वांट ने भी कैश कॉल लिया है, सिर्फ 92% का इक्विटी में एक्सपोजर। बाकी ना जो फंड्स हैं उन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है, वो इन्वेस्टेड है। सिर्फ दो फंड्स हैं इसमें जो कि कैश में ज़्यादा पैसा रखे हुए हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए, तो ऊपर का अगर आप देखिएगा 494 का, तो ये तो वेरी मतलब डाइवर्सिफाइड, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। जबकि नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रहे हैं, खासकर मोतीलाल ओसवाल क्वांट का नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है। काफ़ी लोग आपको ऐसा बोलेंगे ना कि 25 स्टॉक्स मैक्सिमम होने चाहिए, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा मिल जाता है, रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। ये बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन देखिए ये स्टॉक पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अगर कोई बहुत नॉलेजेबल बंदा है, सालों से इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो खुद का स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहा है तो 25 के आसपास चलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड ना इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कि रिस्क थोड़ा हम कम लें स्टॉक्स के मुकाबले, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है, रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे अगर थोड़ा स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक थोड़ा ज़्यादा है तो मेरे अनुसार एटलीस्ट वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं हो ठीक है, लेकिन अगर 40, 50, 60 स्टॉक्स के आसपास है तो बुरा नहीं माना जाएगा, म्यूचुअल फंड्स के लिए उसे अच्छा माना जाएगा। इनफैक्ट अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम है तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, एक एक स्टॉक्स में आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं। तो अगर कॉल आपका सही जाता है तब तो अच्छी बात है, बहुत हाई रिटर्न जनरेट करेंगे, लेकिन कॉल अगर गलत जाता है तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो भी बुरी तरह से हिट होगा, और ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें, टर्नओवर रेशियो देखें, तो मोतीलाल ओसवाल और क्वांट को रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की माना जाएगा। तो एक तो मिड कैप के फंड्स ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, उसमें भी अगर आप और ज़्यादा रिस्क लेके थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ही इस तरह के फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा होगा और थोड़ा स्टेबल रिटर्न चाहिए, अननेसेसरी रिस्क नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप ऊपर वाले फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ज़्यादा है, टर्नओवर रेशियो भी ज़्यादा नहीं है और पी रेशियो भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं इन फंड्स का, जिससे पता चले कि इन फंड्स में भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो टॉप के ऊपर 3 फंड्स हैं ना, बहुत पुराने फंड हाउसेस हैं, एयूएम बड़ा है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। जबकि नीचे वाले अगर आप देखेंगे तो ये भी, इनका भी एयूएम बड़ा हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ रिलेटिवली आप इनके मुकाबले छोटा एयूएम है और थोड़े नए एएमसीज हैं। यहाँ आप रिस्क चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स जो एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज रिटर्न है, उसके मुकाबले कितना ज़्यादा डिविएशन है। मतलब मान लीजिए एवरेज जो मीन रिटर्न है उससे कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे जा रहा है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन। जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा रिस्की माना जाएगा। बीटा बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा डिविएशन है रिटर्न्स में। बेंचमार्क का जो बीटा होता है 1 होता है, तो बेंचमार्क के मुकाबले सभी जगह ये रिलेटिवली कम वोलाटाइल है, क्योंकि बेंचमार्क 1 है तो सबसे सभी कुछ 1 से कम है यहाँ पे बीटा। शार्प रेशियो का मतलब कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब कोई भी फंड जो रिटर्न जनरेट कर रहा है उसके लिए कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो 1 से ज़्यादा अगर शार्प रेशियो है किसी फंड का तो उसे अच्छा माना जाएगा, 2 के आसपास है तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। देखिए सारे ही फंड्स का अगर आप शार्प रेशियो देखिए तो 1 से ज़्यादा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज सारे ही फंड्स अच्छे हैं। अल्फा मीन्स बेंचमार्क के मुकाबले या फिर बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ भी सारे फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, खासकर ये जो रिलेटिवली जो नए एएमसीज मैंने बताया ना, मतलब ये भी नए एएमसी नहीं है, काफ़ी पुराने 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है, बट हाँ एयूएम वाइज रिलेटिवली थोड़े छोटे एएमसीज हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका रिटर्न्स देखिए, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का इनका अल्फ़ा देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छा है, इनका भी अच्छा है लेकिन रिलेटिवली कम है यहाँ पे। और 10 ईयर में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मोस्टली 10 ईयर में भी वही दिख रहा है ना। कोटक का रिलेटिवली इन तीनों में आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा।
और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल और क्वांट का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज सारे फंड्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है। किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे होंगे लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंड मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मिड कैप के फंड्स हैं तो इन्हें एटलीस्ट 65% तो मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा, बाकी का 35% कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कहाँ है, तो कोटक का अगर आप देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल और क्वांट का सबसे ज़्यादा है, तो इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एडिलवाइस का भी 69% का इन्वेस्टमेंट है। सबसे कम मिड कैप में किसका एक्सपोजर है फिलहाल, तो HDFC का काफ़ी कम है, रिलेटिवली निपॉन का कम है और इन्वेस्को का कम है। स्मॉल कैप अगर देखते हैं तो स्मॉल कैप इन दोनों का देखिए, मोतीलाल और क्वांट का तो स्मॉल कैप में बहुत कम, ऑलमोस्ट नील एक्सपोजर है। बाकी फंड्स का अच्छा खासा एक्सपोजर है। जबकि लार्ज कैप्स अगर आप देखें तो लार्ज कैप देखिए, निपॉन ने लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, मोतीलाल और क्वांट ने भी लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, जबकि HDFC ने रिलेटिवली कम एक्सपोजर लिया है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।